भारत ने अपने पारंपरिक हथियारों की ताकत पाकिस्तान को दिखाई थी और बिना उसकी सीमा में घुसे उसके आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इसी दरमियान पाकिस्तान ने कई बार भारत को परमाणु बम की धमकी भी दी थी, लेकिन अब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक बार बार परमाणु हथियारों की धमकी देने वाले पाकिस्तान की परेशानी अब बढ़ने वाली है। आसमान के हवाई योद्धा से जमीन के घातक हथियारों तक, लड़ाकू विमान से लेकर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तक, रॉकेट लॉन्चर से लेकर एंटी एयरक्राफ्ट गन तक। पिछले कुछ सालों में रक्षा क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि मेड इन इंडिया हथियारों की धमक आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। बात सिर्फ पारंपरिक हथियारों की ही नहीं है, परमाणु हथियारों के मामले में भी भारत का दबदबा दुनिया में बढ़ा है। बड़ी बात यह भी है कि परमाणु हथियारों के मामले में भारत ने अब पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI ने सोमवार को परमाणु हथियारों से जुड़ा अहम डाटा जारी किया है। SIPRI के मुताबिक भारत ने अपने परमाणु बमों के जखीरे में बड़ा इजाफा किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। SIPRI के मुताबिक भारत के पास 2025 में परमाणु हथियारों की संख्या 180 हो गई है, जबकि पिछले साल ये संख्या 172 थी। वहीं पाकिस्तान के पास बीते साल 170 परमाणु हथियार थे और इस साल भी उसके पास इतने ही परमाणु हथियार मौजूद हैं। यानी पिछले एक साल के दौरान भारत ने न्यूक्लियर आर्म्स के जखीरे में अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। एक साल के दौरान भारत ने 8 परमाणु हथियार बढ़ाए हैं, जबकि पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये कि पाकिस्तान से पहले से ही कहीं अधिक ताकतवर भारत की ताकत अब और बढ़ी है, जिसकी झलक भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को दिखाई थी। भारत न केवल अपने परमाणु शस्त्रागार को बढ़ा रहा है, बल्कि अत्याधुनिक डिलीवरी सिस्टम जैसे कैनिस्टराइज्ड मिसाइलों पर भी काम कर रहा है। इसमें अग्नि प्राइम मिसाइल सिस्टम और MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल सक्षम अग्नि 5 सिस्टम शामिल है। अग्नि प्राइम की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है और इसका आखिरी परीक्षण 2024 में हुआ था। परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम भारत की नई कैनिस्टराइज्ड मिसाइलें शांतिकाल में भी तैनात हो सकती हैं। कुछ मिसाइलें एक से अधिक हथियार ले जाने में सक्षम हो सकती हैं। भारत न सिर्फ हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि हथियारों के सबसे बड़े आयातकों में से भी एक है। SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। पिछले कुछ सालों से भारत की कोशिश अपने आयात को कम से कम करने की रही है और निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की है। 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात 686 करोड़ था। 2018-19 में यह आंकड़ा बढ़कर 10,745 करोड़ पहुंच गया। साल 2022-23 में बढ़कर 16,000 करोड़ तक पहुंच गया। साल 2023-24 में रिकॉर्ड 21,000 करोड़ के पार चला गया, जबकि 2024-25 में भारत का रक्षा निर्यात 23,622 करोड़ रुपए पहुंच गया है। भारत की गिनती आज दुनिया के टॉप 25 हथियार निर्यातक देशों में होती है। यानी भारत एक ओर रक्षा आयात को कम कर आत्मनिर्भर हो रहा है, तो दूसरी तरफ रक्षा निर्यात को लगातार बढ़ाते हुए पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। 2029 तक भारत ने 50,000 करोड़ रुपए के हथियारों के निर्यात और 3 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में 9 परमाणु संपन्न देश हैं। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया
एक नई परमाणु हथियारों की होड़ की ओर बढ़ रही है, जबकि हथियार नियंत्रण समझौते कमजोर हो गए हैं। जहां तक भारत के एक और पड़ोसी मुल्क चीन की बात करें तो चीन ने अपने परमाणु हथियारों के जखीरे में तेजी से बढ़ोतरी की है। चीन के पास इस वक्त 600 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। चीन हर साल करीब 100 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जोड़ रहा है। जनवरी 2025 तक चीन 350 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का साइलो तैयार कर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन 2035 तक 1500 वॉरहेड्स तक पहुंच सकता है। पिछले कुछ सालों में परमाणु हथियार इकट्ठा करने की होड़ मची हुई है। 2024 में सभी 9 परमाणु संपन्न देशों ने अपने हथियारों के जखीरे को अत्याधुनिक बनाने में भारी निवेश किया, जिसमें मौजूदा प्रणालियों को उन्नत करने के साथ नई प्रौद्योगिकियों और हथियारों में निवेश भी किया गया। वहीं रूस के पास सबसे ज्यादा 4309 परमाणु हथियार है। इस मामले में अमेरिका दूसरे नंबर पर है। अमेरिका के पास 3700 परमाणु हथियार है। ब्रिटेन के पास 225 न्यूक्लियर वेपन है। न्यूक्लियर वेपन्स में चौथे नंबर पर है फ्रांस। फ्रांस के पास है 290 परमाणु हथियार। वहीं चीन के पास 600, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर है उत्तर कोरिया, जिसके पास 50 परमाणु हथियार हैं। इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर वेपन हैं। हालांकि इजराइल जो अपने परमाणु हथियारों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करता, वहीं अमेरिका के 1477 और रूस के 1150 परमाणु वॉरहेड्स ऐसे हैं जिनमें सैन्य स्टॉक से हटाया जा चुका है लेकिन नष्ट नहीं किया गया है। वहीं पहलगाम हमले को लेकर अब पाकिस्तान FATF के घेरे में आ चुका है। दरअसल FATF की तरफ से ये साफ कहा गया है कि बिना आतंकी नेटवर्क को फंडिंग के पहलगाम जैसा हमला संभव ही नहीं है। हालांकि बड़ा सवाल यह है कि क्या अब भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा, जैसा कि भारत मांग कर रहा है। आतंकवाद को लेकर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के निशाने पर आया पाकिस्तान। पहलगाम हमले में टेरर फंडिंग के इस्तेमाल की कही बात। FATF की ग्रे सूची में फिर से आ सकता है पाकिस्तान। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह बर्बर वारदात को अंजाम दिया, उसको लेकर पाकिस्तान अब ग्लोबल टेरर फंडिंग की निगरानी करने वाले प्रमुख संस्थान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के घेरे में आ चुका है। FATF ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए साफ कर दिया है कि इस हमले जैसी घटनाएं बिना फाइनेंशियल सपोर्ट और आतंकी नेटवर्क में बिना फंडिंग के संभव नहीं होती। FATF ने इस बात पर जोर दिया कि इस हमले में मनी मूवमेंट्स की अहम भूमिका रही है। FATF का कहना है कि पैसों का मूवमेंट आतंकवाद का केंद्र बिंदु है और इसके बिना इस तरह के हमले संभव नहीं हैं। FATF के इस बयान से भारत के उस दावे को समर्थन मिल रहा है जिसमें हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार बताया गया है और उसे FATF की ग्रे लिस्ट में डाले जाने पर जोर दिया जा रहा है। अब जब FATF की तरफ से ये कहा जा रहा है तो जाहिर है पाकिस्तान पर उसका शिकंजा कस सकता है। दरअसल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए नीतियां बनाती है। ये संस्थान पूरी दुनिया के लिए वॉचडॉग की तरह काम करती है। इसकी जिम्मेदारी है कि आतंकवाद के नेटवर्क को कमजोर किया जाए, उसकी फंडिंग रोकी जाए। इसके लिए ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट के आधार पर एक्शन लिया जाता है, जिससे किसी देश की वित्तीय मदद पर प्रभाव पड़ता है। सीमा पार से संचालित आतंकी संगठनों के खिलाफ माकूल कार्रवाई नहीं करने को लेकर भारत लगातार FATF से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की मांग करता रहा है। पाकिस्तान को 2018 से 2022 तक ग्रे लिस्ट में रखा जा चुका है, जिससे 2022 में हटा दिया गया था। लेकिन अब फिर से अगर उसे इस लिस्ट में शामिल किया जाता है तो वर्ल्ड बैंक या IMF जैसी किसी भी वैश्विक वित्तीय एजेंसी से उसे मदद नहीं मिल पाएगी। FATF आतंकवाद को वित्तीय मदद रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। जल्द ही वो आतंकवाद के फंडिंग पर विस्तृत रिपोर्ट भी जारी करने वाली है। भारत को ये उम्मीद है कि FATF के पहलगाम हमले को लेकर दिए गए बयान और FATF की आने वाली रिपोर्ट से आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान की निगरानी और कड़ी होगी और उसे फिर से ग्रे लिस्ट में शामिल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्वांटम कम्युनिकेशन में भारत को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल DRDO और IIT दिल्ली के बीच क्वांटम से
एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन किया जा रहा है जो सफल रहा। क्वांटम के जरिए सिक्योर कम्युनिकेशन करने में मिली सफलता देश के लिए क्वांटम कम्युनिकेशन के एक नए युग में प्रवेश करने का माध्यम है। दावा किया जा रहा है कि यह तकनीक भविष्य में होने वाले संभावित युद्ध के दौरान गेम चेंजर साबित होगी। भारत में एक नए क्वांटम युग की शुरुआत हो गई है। ये सुरक्षित संसार की वो तकनीक है जो भविष्य के युद्धों में गेम चेंजर साबित होगी। दरअसल सोमवार को डीआरडीओ के इंडस्ट्री एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और आईआईटी दिल्ली ने एक प्रयोग किया, जिसे नए क्वांटम युग में पहला कदम माना जा रहा है। इसके तहत क्वांटम एंटेंगलमेंट का प्रयोग करके 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक फ्री स्पेस क्वांटम स्क्वायर, ये प्रयोग आईआईटी दिल्ली के कैंपस में एक फ्री स्पेस ऑप्टिकल लिंक के माध्यम से किया गया। आईआईटी दिल्ली के मुताबिक इस प्रयोग के जरिए 7% से कम की क्वांटम बिट एयर रेट के साथ लगभग 240 बिट प्रति सेकंड की सुरक्षित की दर मिली है। कैसे काम करती है ये तकनीक? क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित QKD पारंपरिक तकनीकों से ज्यादा सुरक्षित है। अगर कोई हैकर या जासूस इस कम्युनिकेशन को चुराने की कोशिश करता है तो क्वांटम स्टेट में बदलाव हो जाता है। बदलाव के बारे में रजिस्टर्ड यूजर को तुरंत पता चल जाता है। ये तकनीक पूरी तरह अटूट एन्क्रिप्शन प्रदान करती है। इसका उपयोग रक्षा, वित्त और टेलीकम्युनिकेशन जैसे क्षेत्रों में हो सकता है। इसके अलावा फ्री स्पेस QKD में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती, जो महंगा और मुश्किल होता है, खासकर पहाड़ी इलाकों या घनी आबादी वाले शहरों में। ये क्वांटम एंटेंगलमेंट आधारित तकनीक लंबी दूरी के क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD क्वांटम नेटवर्क और भविष्य के क्वांटम इंटरनेट के लिए रास्ता खोलती है। यह तकनीक साइबर सुरक्षा को और मजबूत करेगी और देश के राष्ट्रीय विकास में योगदान देगी। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात जंग में फंसे भारतीयों की वतन वापसी की। इजरायल और ईरान तनाव के बीच ईरान में मौजूद भारतीय छात्रों और नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए मिशन शुरू हो गया है। इसी के मद्देनजर ईरान से 110 लोगों का पहला जत्था आर्मेनिया पहुंच गया, जहां से इन सभी नागरिकों को भारत वापस लाया जाएगा। आपको बता दें कि ईरान में लगभग 10,000 भारतीय फंसे हैं और विदेश मंत्रालय ने तेहरान में रहने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। साथ ही भारतीय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा इजरायल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए भी विदेश मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। ईरान और इजरायल का युद्ध अपने पूरे जोरों पर है। युद्ध के हालात में वहां के लोगों के साथ प्रवासियों को भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। भारत से बड़ी संख्या में छात्र ईरान में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं, जो इस वक्त युद्ध के बीच फंस गए हैं। ऐसे में भारत सरकार की ओर से इन छात्रों की सुरक्षित वापसी की कोशिशें लगातार जारी हैं। देखिए रिपोर्ट। जब हालात युद्ध के हों और खतरे में बच्चों की जान हो, तो हर माँ बाप का माथा पसीने से और दिल घबराहट से भर जाता है। और ऐसे मुश्किल वक्त से भारत हमेशा अपने लोगों को सुरक्षित स्वदेश लाने में कामयाब। ईरान के कई इलाकों में तकरीबन 1500 के करीब कश्मीरी छात्र, जिसमें ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट हैं, वहां पढ़ाई कर रहे हैं। और अब जबकि इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध की स्थिति है और ज्यादा गर्माती जा रही है और कल
अभी तक का सबसे बड़ा हवाई हमला तेहरान और उसके आसपास के इलाकों पे इजरायली वायुसेना ने किया और इसमें कई सारे जो मिसाइल हैं कश्मीरी स्टूडेंट्स के जो हॉस्टल हैं उनके करीब गिरे हैं और एक जो सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 2 स्टूडेंट जो हैं वो घायल हुए हैं। हालांकि काफ़ी माइनर इंजरीज हैं, लेकिन इससे ये बात साफ होती है कि काफ़ी करीब जहां वो फंसे हुए हैं वहां मिसाइल गिर रहे हैं, वहां हवाई हमले हो रहे हैं। इसको लेके जो यहाँ पेरेंट्स हैं, जो उनके माता पिता हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। पेरेंट्स ने भी बच्चों की जल्द से जल्द स्वदेश वापसी को लेकर सरकार से गुहार लगाई है। देयर इज नथिंग, कोई शेल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, कहाँ पे रहे, कहाँ जाए, अटैक्स हो रहे हैं यही 1-1 किलोमीटर की दूरी पे पास में, कोई फोन नहीं, कोई कुछ नहीं, नथिंग। हमारी रिक्वेस्ट है आपके वसादत से, हम ये कहना चाहते हैं कि प्लीज 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 फॉर गॉड सेक हमारे बच्चों को इवैक्यूएट करवाए। मसला कुछ नहीं है, मसला सबको पता है। ऑलरेडी दी वॉर हैज बीन ब्रोकन आउट बिटवीन इजराइल एंड ईरान। तो वहां पर बच्चे कल रात से काफी ट्रॉमेटाइज्ड हैं। जो कल से स्ट्राइक्स हुई हैं वो इतनी हैवी स्ट्राइक्स हुई हैं और आई एम श्योर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विल बी ऑन द जॉब। आई एम श्योर इंडियन एम्बेसी इज डूइंग देयर जॉब ओवर देयर। लेकिन आपको पता है हम माँ बाप हैं, हमारे बच्चे ईरान में पढ़ते हैं। पिछले 3 दिनों से ना वो सोए हैं ना हम सोए हैं, तो हालात वहाँ कशीदा है। हम एलजी साहब से, सीएम साहब से मोदबाना अपील करते हैं कि किसी तरह से हमारे बच्चों को वापस लाया जाए। सरकार की ओर से बच्चों की वापसी की कोशिशें तेज कर दी गई हैं। विदेश मंत्रालय के साथ ही दूतावास की ओर से राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ तेहरान में भारतीय दूतावास सुरक्षा हालात पर नजर बनाए हुए है। इसके साथ ही भारतीय छात्रों से वे लगातार संपर्क में हैं। कुछ छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचा दिया गया है। हमें एज सुन एज पॉसिबल इवैक्यूएट किया जाए, बिकॉज एट दिस पॉइंट हमारे जो भाई हैं तेहरान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बॉयज डॉर्म के नजदीक ही हमला हुआ है एंड दे हैव आल्सो बीन अफेक्टेड बाय द अटैक। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एलजी मनोज सिन्हा एंड सीएम उमर अब्दुल्ला कि हमें जल्द से जल्द इवैक्यूएट कर दिया जाए। इंडियन गवर्नमेंट से अपील है कि वो प्लीज रिस्पॉन्ड करें और हमारे लिए शेल्टर का इंतजाम करें, हमारे लिए इवैक्यूएशन के लिए इंतजाम करें, ट्रांसपोर्ट का इंतजाम करें और तुर्की या अजरबैजान जहां से भी हमें निकालने की पॉसिबिलिटी हो वहां से हमें वीजा अगर लगता है तो प्लीज वो भी हमें प्रोवाइड करें, जिससे कि हम अच्छे से यहाँ से निकल जाएं। तुर्की या अजरबैजान कहीं से भी। छात्रों की ओर से भी वहां से निकलने की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने भारत के छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए राजनयिक मिशन को हरी झंडी दे दी है। ईरान का कहना है कि भले ही इजरायल के हमलों को देखते हुए ईरान के हवाई क्षेत्रों को बंद कर दिया गया है, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा निकासी के लिए सभी बॉर्डर एरिया खुले हुए हैं। जम्मू कश्मीर से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ईरान में इस समय करीब 10,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें से 1500 से करीब भारतीय छात्र हैं। इसके अलावा कारोबारी, शिक्षाविद और बाकी प्रोफेशनल्स हैं। ईरान के 2 शहर तेहरान और जाहिदान में सबसे ज्यादा भारतीय रहते हैं। वहीं इजराइल में करीब 32,000 भारतीय रहते हैं और 85,000 की संख्या में भारतीय मूल के यहूदी हैं। ईरान ने युद्ध के मौजूदा हालात के बीच विदेशी नागरिकों को जमीनी सीमाओं से निकलने की भी अनुमति दे दी है। भारत अब अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं के जरिए अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के हॉस्टल में इजरायली हमले के बाद खतरा और ज्यादा बढ़ गया है और इस हमले में 2 कश्मीरी छात्र घायल भी हुए हैं। उन्हें अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से समसर शहर में ट्रांसफर कर दिया है और घटनाक्रम के बाद छात्रों को ईरान से बाहर निकालने की अपील भी की जा रही है। तेहरान में भारतीय दूतावास छात्रों के संपर्क में है और लगातार स्थिति की निगरानी भी की जा रही है। और चलिए अब रुक कर लेते हैं कनाडा का, जहां आज प्रधानमंत्री मोदी G7 समिट में हिस्सा लेंगे।
तीन देशों की यात्रा के दौरान आज प्रधानमंत्री मोदी कनाडा में हैं, जहां वो G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ऊर्जा, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री साइप्रस में थे, जहां उनका भव्य स्वागत सत्कार हुआ और उन्हें साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। 2 दशकों से भी ज्यादा समय के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ये पहला साइप्रस दौरा था। G7 समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया भी जाएंगे। G7 समिट के दौरान मोदी की ट्रंप से भी मुलाकात होनी है, लेकिन ईरान इजराइल जंग की वजह से ट्रंप समिट से पहले ही कनाडा से चले गए और अभी अमेरिका पहुंचे। अमेरिका पहुंचकर ट्रंप ने कहा कि उनके वॉशिंगटन लौटने का सीजफायर से कोई भी लेना देना नहीं है। तीन दिनों की विदेश यात्रा पर निकले प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को साइप्रस से कनाडा के लिए निकले तो एयरपोर्ट पर उन्हें शानदार विदाई दी गई। कैन नास्किस में प्रधानमंत्री अब G7 समिट में शिरकत करेंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं के साथ नजर आएंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा पहुंचे हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन इस समिट में भारत आउटरीच पार्टनर के तौर पर शामिल हो रहा है। साल 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला कनाडा दौरा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भी ये प्रधानमंत्री मोदी का पहला विदेश दौरा है। कनाडा में हो रहे G7 समिट में पीएम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर से मुलाकात करेंगे। समिट के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी कई द्विपक्षीय बैठकों में भी हिस्सा लेंगे। इस बार का G7 शिखर सम्मेलन वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और भू राजनीतिक तनाव जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री के इस दौरे को भारत और कनाडा के संबंधों के लिहाज से भी बहुत अहम माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के आपसी रिश्ते तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में शिखर सम्मेलन दोनों देशों के आपसी सहयोग को बढ़ाने का सुनहरा अवसर बन सकता है। कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी व्यापार, निवेश और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा कर सकते हैं। कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय वार्ता संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना हो जाएंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली क्रोएशिया यात्रा होगी, जो दोनों देशों के लिए द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात कर लेते हैं मिर्जापुर की। मिर्जापुर में एक कोचिंग सेंटर की छात्राओं ने नीट परीक्षा में कामयाबी की मिसाल पेश की है। इस कोचिंग में पढ़ने वाली 25 में से 12 छात्राएं नीट में सफल हुई हैं। खास बात यह है कि इस कोचिंग सेंटर में आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों की लड़कियों को ही पढ़ाया जाता है और इस पढ़ाई के लिए उनसे कोई भी फीस नहीं ली जाती। नीट का रिजल्ट आते ही मिर्जापुर की ये कोचिंग क्लास अचानक सुर्खियों में आ गई है। इस कोचिंग में पढ़ने वाली 12 छात्राओं ने नीट परीक्षा पास करके कामयाबी की मिसाल पेश कर दी है। ये कामयाबी खास इसलिए भी है क्योंकि ये कोचिंग सेंटर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बच्चियों का भविष्य संवारने का काम कर रहा है। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है। समाज कल्याण विभाग से भी हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिला, स्कूल के लोगों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और सबसे बड़ी बात ये बच्चे बहुत मेहनती हैं, तो इनकी मेहनत के साथ साथ हम लोगों ने भी काम किया जिसका रिजल्ट हमको दिख रहा है। हमारा लक्ष्य है कि अगली बार हमारे जितने भी बच्चे आए हैं वो सब के सब सेलेक्ट हो जाए। बड़ा आसान चलता है, बीच बीच में इनको मोटिवेट किया जाता है और बताया जाता है कि देखो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि बच्चे कभी कभी टेंशन ले लेते हैं
उनको तरीके बताए जाते हैं कि कैसे टेंशन रिलीज करना है। हम लोग तुम्हारे साथ हैं, कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोगों को बताओ, हम लोग उसके क्वेश्चन का प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं। यूपी के मिर्जापुर में समाज कल्याण विभाग ने एक्स नवोदय फाउंडेशन की मदद से इस कोचिंग सेंटर की शुरुआत 2023 में की थी। 2 साल की पढ़ाई के बाद इस साल 25 छात्राओं ने नीट का एग्जाम दिया। इनमें से 12 छात्राओं को इस परीक्षा में कामयाबी मिली। कोचिंग सेंटर पूरे प्रदेश से नीट और जेईई परीक्षा के लिए 20-20 छात्राओं का चयन करता है। इन छात्राओं के रहने और खाने का मुफ्त इंतजाम भी कोचिंग सेंटर ही करता है। पहले बैच की कामयाबी के बाद नए बैच की छात्राओं का हौसला और बढ़ गया है। यहाँ का रूटीन बहुत अच्छा है और जो सर लोग हैं हम लोग का डाउट भी क्लियर करते हैं और जो दीदियाँ क्वालिफाई हुई उनको देख के हम लोग का हौसला और भी बढ़ गया और हम लोग अब जम के मेहनत करेंगे और हम लोग भी दीदी की तरह अच्छा करके दिखाएंगे। एक तरफ नीट और जेईई परीक्षा के लिए तमाम कोचिंग सेंटर छात्रों से महंगी फीस वसूलते हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को मुफ्त शिक्षा देकर मिर्जापुर का ये कोचिंग सेंटर शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल कायम कर रहा है। मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। बात घाटी में पर्यटन की बहार की। जम्मू कश्मीर में सभी टूरिस्ट स्पॉट्स को एक बार फिर से खोल दिया गया है। दरअसल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने जम्मू कश्मीर के 48 टूरिस्ट और पिकनिक स्पॉट को सुरक्षा के लिहाज से सैलानियों के लिए बंद कर दिया था। हालांकि अब माहौल बदलता दिख रहा है, तो जम्मू कश्मीर सरकार ने इन इलाकों को टूरिज्म के लिए खोल दिया। सैलानी भी एक बार फिर खूबसूरत कश्मीर का रुख कर रहे हैं और कुदरती खूबसूरती का लुत्फ भी उठा रहे हैं। गुड न्यूज ये है कि टूरिस्ट स्पॉट्स के दोबारा खुलने से घाटी के लोगों का कारोबार एक बार फिर से पटरी पर लौट आया है। हम स्पेशल हम आए हैं, यही वेदर और वगैरह सबको एंजॉय करने के लिए हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे हिसाब से ये डिसीजन सही है गवर्नमेंट की तरफ से, बिकॉज अगर टूरिज्म नहीं होगा तो इन लोगों को भी कैसे मतलब इन लोगों के लिए भी कैसे पॉसिबल हो पाएगा। हमने इतना एंजॉय किया रास्ता वगैरह, और जो चंदनवाड़ी वगैरह और ये बाग वगैरह थे ये बंद किए हुए थे, इनको खोलना चाहिए। इससे हमारा टूरिज़्म बढ़ेगा और यहाँ पर कोई किसी तरह का खतरा नहीं है, बहुत पीस है, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है इनकी, किसी चीज़ की हमें दिक्कत नहीं आई। और अब आपको सीधे मुंबई लिए चलते हैं, जहां पर सुहाने मौसम के बीच बड़ी संख्या में सैलानी जुहू बीच पर सैर सपाटे के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे की एक खास रिपोर्ट। मुंबई का मौसम इस समय बेहद खुशहाल है, बेहद सुहाना है, बड़ा ही मजेदार है। मैं मौजूद हूं मुंबई के जुहू बीच इलाके पर। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, मुंबई नहीं, महाराष्ट्र नहीं, बल्कि देश के कोने कोने से पर्यटक यहां घूमने आते हैं। मौसम विभाग ने कल ये कहा था कि आने वाले कुछ घंटों तक मूसलाधार बारिश होगी, लेकिन आज सुबह से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा है और पिछले बीते हुए जो 2 दिन है उसमें भी रुक रुक कर बारिश हुई थी। मुंबई थमी नहीं, न लाइफ लाइन लोकल थमी, न ही ट्रैफिक थमा, हर कोई अपने तरीके से चल रहा था। फिलहाल यहाँ का माहौल दिखाने की कोशिश करते हैं। हर कोई अपनी फैमिली के साथ पहुंचा हुआ है और खूब ज्यादा मजे ले रहा है। बीच बहुत अच्छी है, ये वेदर बहुत अच्छा है, बहुत नाइस वेदर है यहाँ का, घूमने के लिए बहुत अच्छा है। सबसे पहले हमने प्रेफर जुहू बीच किया है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे घूमना। आज फर्स्ट डे है यहाँ हमारा मुंबई आज का दिन यहाँ पे। कैसा लग रहा है जुहू? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सुना है आपने कभी जुहू के बारे में? क्या कुछ मिलता है खाने? देखा था, टीवी पर देखा था और आज देखा पहली बार। कुछ खिलाया कि नहीं आपके फ्रेंड ने? कि खाली घुमा रहे हैं, मौज कर रहे हैं। पाव भाजी जरूर खाइएगा। जरूर खाएंगे, जरूर खाएंगे। साहब क्या नाम है आपका? वीरेंद्र चौहान है नाम मेरा। आपको तो देख के मुझे लगा कि भाई बॉलीवुड का कोई एक्टर यहाँ पर आ गया। थैंक यू सो मच। आप क्या करते हैं आप? मैं पेशे से वकील हूँ। एडवोकेट साहब, अच्छा ये बताइए, जुहू का नाम सुना? हाँ, बहुत सुना है नाम, और ये एक बड़ी प्राइम लोकेशन है बम्बई की और बड़ी रोचक है, और जैसा कि प्लेजेंट मौसम हो रहा है। लेकिन कल तक बड़ी बारिश थी, आपको लगा नहीं कि आज भी बारिश होगी? बहुत, आज तो उम्मीदों पर खरा उतर गया आज बम्बे, आज हमारा आना सफल हो गया। हरियाणा का एक ग्रुप है जो यहाँ घूमने आया है। इसी तरीके से देश भर के अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं अपनी फैमिली के साथ और बहुत ज्यादा एंजॉय लेते हैं। वाकई में ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब घूमने की बात आती है तो सबसे पहले जुहू बीच की बात आ जाती है। फिलहाल आपने सुना कि आज मुंबई में बारिश नहीं है, इस वजह से इन्हें थोड़ा सा कंफर्ट फील हो रहा है। लेकिन वाकई में मौसम विभाग ने ये कहा है कि आज बहुत ज्यादा कम बारिश होगी। अगर तापमान की बात करें तो आपको बताएं 29 डिग्री सेल्सियस इस समय मुंबई का तापमान है। लेकिन वाकई में जो सबसे बड़ा सच है वो ये कि मुंबई का मौसम इस समय बेहद ही ज्यादा सुहाना है। वीडियो जर्नलिस्ट राजू वेंकर के साथ
धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। और चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं। अब बात दिल्ली एनसीआर वालों के लिए अच्छी खबर की। दिल्ली वालों को भीषण गर्मी से राहत मिलने जा रही है। आज दिल्ली में मौसम सुबह से कूल बना हुआ है और बादलों की आवाजाही से माहौल ठंडा है। हालांकि दिल्ली में अभी ये प्री मानसून मौसम बदलाव है। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में बादलों और ठंडी हवाओं ने गर्मी का मिजाज कुछ कम किया है। वहाँ गुजरात, महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार आफत बरसी है। कहीं बारिश की वजह से सड़कें बह गई तो कहीं बारिश का हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। राहत की खबर यह है कि जो लोग इस बारिश में फंसे रहे हैं उनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अमरेली में सैलाब के बीच बस फंसी तो बचाने के लिए पुलिस की टीम पहुंची और बस में मौजूद करीब 20 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। वहीं नैनीताल में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढिकाला जोन से वापस लौट रही जिप्सी एक बरसाती नाले में फंस गई और जब वहां पानी कम हुआ तो जिप्सी वहां से बाहर निकली और सैलानियों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। वहीं गुजरात के कई शहरों में बारिश हो रही है। अमरेली में कुछ ही घंटों में इतनी बरसात हुई कि सब कुछ वहां पर पानी हो गया। सड़कें डूब गईं, घरों के आसपास पानी भर गया, बस अड्डे डूबे हुए हैं। एक बस तो पानी में ही बह गई, उसमें सवारियां थीं। समय रहते हुए सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। देखिए, नैनीताल के कॉर्बेट नेशनल पार्क की ये तस्वीरें हैं जहां भारी बारिश के दौरान एक गाड़ी बरसाती नाले में घंटों फंसी रही। पर्यटक सीजन के आखिरी दिन नाइट स्टे करके लौट रहे थे, लेकिन सपरदुली के पास जामंग स्रोत में अचानक पानी का बहाव काफी तेज था। मौके पर पहुंची राहत दल ने पर्यटकों का रेस्क्यू किया, लेकिन जिप्सी निकालने के लिए पानी कम होने का इंतजार करना पड़ा। देखिए, गुजरात में मॉनसून के आने के साथ ही बाढ़ और जलभराव का दौर भी शुरू हो गया। भारी बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। कई नदियां और जलाशय इस वक्त पूरे उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। इस दौरान कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। साथ ही साथ राहत बचाव कार्य भी जारी है। गुजरात में मॉनसून की आमद से जहां एक ओर लोगों को गर्मी से निजात मिला है, वहीं दूसरी ओर कई इलाकों में जलभराव और बाढ़ के हालात से भी जूझना पड़ रहा है। अमरेली, भावनगर और सीहोर जैसे जिलों के कई गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। इन सब के बीच यहां पर राहत बचाव का काम पूरी तेजी से शुरू कर दिया गया है। भावनगर में भारी बारिश के कारण पूरे इलाके में बाढ़ आ गई है। लोगों के घरों में बारिश का पानी चला गया है। लोकल प्रशासन की मदद से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं तल गाजरड़ा स्थित मॉडर्न स्कूल से पढ़कर रतौल गांव जा रहे करीब 50 बच्चे अचानक आई बाढ़ में फंस गए। पुलिस प्रशासन ने बच्चों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया। शासन ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालकर उनके घरों तक पहुंचाया। 5 मिनट में पहुंचे। गुजरात के अमरेली जिले में भी जोरदार बारिश जारी है। यहाँ पर कुछ ही घंटों में कई इंच बारिश हो गई, जिससे नदियों में उफान के साथ कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। यहाँ के भोरीगढ़ा गांव में एक एसटी बस पानी में फंस गई, जिसमें सवार करीब 20 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। तेज बारिश से जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन इसी बीच हौसले की कहानियां भी सामने आ रही हैं।
ऐसे कठिन हालात में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ प्रशासन के साथ स्थानीय लोगों ने भी मोर्चा संभाल रखा है, जो मुश्किल हालातों में लोगों को मदद के लिए 24 घंटे तैयार हैं। अमरेली और भावनगर से फारूक कादरी, ब्रजेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।